बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से आपके लगातार कमेंट आ रहे थे इंग्लिश को लेकर के कि गुरुजी इंग्लिश की क्लास दीजिए। तो आज मैं इंग्लिश का मेजर और माइनर कोर्स के दोनों के लिए एक प्रकार से लेक्चर लेकर के प्रस्तुत हूं। आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में है, अगर अंग्रेजी आपका सब्जेक्ट है और माइनर में आपकी अंग्रेजी है, 2025 में विश्वास मानिए यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। चूंकि इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं लगभग 100 से अधिक की संख्या में क्वेश्चंस हैं और वह क्वेश्चन जो है पिछले 3 वर्षों में 2022, 2023 और 2024 के क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए उन्हीं सभी क्वेश्चंस को आपके समक्ष मैं रखूंगा। उन्हीं में से एक प्रकार से आपके जो 50 क्वेश्चंस आने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उसमें आएंगे और बाकी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी उनके लिए, जैसे अगर आपका माइनर में इंग्लिश है, राम मनोहर लोहिया में है या वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में है या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में है, तो आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिकली ईएनजी का जो पेपर होता है 101 डीडीयू का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग एक प्रकार से विश्वास मानिए गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपकी बार पिछले 3 वर्षों का संकलन आज की वीडियो के माध्यम से लगभग 150 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर 100 लिखा हुआ है इसलिए चूंकि मुझे समय नहीं मिला कि मैं इसमें एडिटिंग वगैरह करके यहाँ पर 150 लिख पाऊँ, चूंकि समय बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, एकदम समय नहीं है मेरे पास इस समय। इतना एक प्रकार से व्यस्तता है महोदय जिसकी कोई जवाब नहीं, लेकिन आपका प्रेम जो है उस व्यस्तता को एक प्रकार से चीर फाड़ देता है और आपको मेरे समक्ष एक प्रकार से या आपके समक्ष मुझको ला करके दे देता है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है इस समय। ठीक है, एक प्रकार बहुत ज़्यादा एक प्रकार से तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप लोगों के समक्ष लाइव आ गया हूँ इसलिए चूंकि आपका पेपर लगा हुआ है। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अंग्रेजी में आपको एक प्रकार से क्या पढ़ना होता है, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ना होता है। बेसिकली जब आप इंग्लिश का जो है इसकी बात करते हैं 101 की बात करते हो तो इसमें इंग्लिश प्रोज के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश 101। ठीक है, जो है एक प्रकार से 4 साल का जो बीए होने वाला है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 3 साल का बीए और 1 साल प्लस में और यानी 4 साल का बीए जो है वो सीबीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग एक प्रकार से हो चुका है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो इसको एक प्रकार से इंग्लिश प्रोज आपके पाठ्यक्रम में है तो इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स वाले भी इसको देख सकते हैं और ये इंग्लिश प्रोज वाले देख सकते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एन अनदर चॉइस ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। प्रश्न आपसे कह रहा एन अनदर चॉइस यानी एक प्रकार से चॉइस ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, यानी कह रहा है कि किसी लेखक के शब्दों के चयन को क्या कहते हैं। बताएं, किसी लेखक के शब्दों को चयन को क्या कहा जाता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, एपिक बोलते हैं, एपिक माने महाकाव्य, या फिर एक प्रकार से उसको गेनर बोलते हैं। ठीक है, या फिर सिंटैक्स बोलते हैं या डिक्शन बोलते हैं। तो एन एनादर्स सॉरी आथर्स, एनादर बोल रहा हूँ, एन ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, यानी कि एक आथर जो होता है, एक लेखक जो होता है, जब किसी शब्दों का चयन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम डिक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, डिक्शन के नाम से। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ कोडिंग अ लेटर, यानी आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पत्र को समाप्त करने का सही तरीका कौन सा है। यानी किसी भी पत्र लिखते समय जब आप पत्र को लेखन को समाप्त कर रहे होते हैं उस दौरान उसकी इंडिंग में एक प्रकार से, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ इंडिंग अ लेटर, यानी कि जब उसकी खात्मे को आप लिख रहे होते हैं उस दौरान अंतिम चरणों में आपको एक प्रकार से वहां पर क्या लिखना चाहिए, योर्स फेथफुली। कौन सा, योर्स फेथफुली, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विश्वास पात्र या आपका विश्वास। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एन ऑफिशियल लेटर इज रिटन इन डैश लैंग्वेज, यानी आपसे कह रहा है, सब क्वेश्चन 2023 में प्रश्न पूछे गए हैं। एन ऑफिशियल लेटर इज रिटन इन डैश लैंग्वेज, यानी आपसे एक प्रश्न कह रहा है कि एक सरकारी पत्र, ऑफिशियल लेटर मतलब होता है सरकारी पत्र, तो एक सरकारी पत्र जो होता है वो किस भाषा में लिखा जाता है। बताएं, वेरी एम्बिग्यूज भाषा या फिर जो है इम्पोलाइट भाषा या फॉर्मल भाषा या हाईली इनफॉर्मल मतलब कि इनफॉर्मल भाषा। यानी कह रहा है कि यानी यहाँ पर कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बहुत अस्पष्ट भाषा जिसको आप बोलते हैं इसका प्रयोग, या असभ्य भाषा का, या अत्यधिक जो है औपचारिक भाषा, अनौपचारिक भाषा, इनफॉर्मल का नहीं, तो बिल्कुल फॉर्मल भाषा का। जब भी आप एक प्रकार से ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो या फिर कोई औपचारिक कार्य कर रहे हो तो ऐसे में आपको फॉर्मल रहना चाहिए। ये राइटिंग स्किल से प्रश्न है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, अगला क्वेश्चन आ चुका है, इफ यू डू नॉट नो द रेसिपेंट द रेसिपेंट्स नेम हाउ वुड योर एड्रेस द पर्सन, यानी आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इफ यू डू नॉट नो द रेसिपिएंट्स नेम
हाउ वुड यू एड्रेस द पर्सन, यानी आपसे कह रहा है यदि आप प्राप्तकर्ता का नाम नहीं जानते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपना पता कैसे बताएंगे। ठीक है, यदि आप प्राप्तकर्ता का नाम नहीं जानते हैं तो उसे आप मतलब कि उस व्यक्ति को अपना पता कैसे बताएंगे, मतलब कि उसके बारे में क्या लिखेंगे, उसके बारे में क्या लिखेंगे भाई, माय डियर, हेलो, या डियर एंड मतलब मिस्टर या एमआरएस, या डियर सर एंड डियर मैडम। तो आप उसको क्या बोलेंगे, डियर सर एंड डियर मैडम। अगर आप उसका नाम नहीं जानते हैं तो डियर सर या डियर मैडम के नाम से उसको आप लिखेंगे लेटर्स वगैरह में। ठीक है, संबोधित करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फॉर्मल लेटर्स आर द, यानी आपसे कह रहा है औपचारिक पत्र होता है, बताइए इनमें से औपचारिक जो पत्र होता है भैया वो एक प्रकार से कैसा होता है। औपचारिक पत्र, लेटर्स द फ्लो आ सर्टेन फॉर्मेलिटी एंड सेट पैटर्न, यानी आपसे कह रहा है कि ऐसे पत्र जो एक निश्चित औपचारिकता और निर्धारित पैटर्न का पालन करते हैं उन्हीं को एक प्रकार से फॉर्मल लेटर कहते हैं। यानी एक प्रकार से उसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, औपचारिकताएं होती हैं, एक सिस्टमेटिकल वे में होता है, फॉर्मेलिटी एंड सेट पैटर्न्स पर होता है, उसी को एक प्रकार से फॉर्मल लेटर कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अ जॉब एप्लीकेशन लेटर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर, यानी आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है महोदय, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है कि जो है नौकरी के लिए, जॉब के लिए, अ जॉब एप्लीकेशन लेटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर, यानी जब आप एक नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं तो वो आपके बारे में कैसी जानकारी प्रदान करता है। तो आपकी उपलब्धियों के बारे में बताता है, अचीवमेंट्स के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, और आपकी स्किल्स के बारे में, आपके कौशल के बारे में, अनुभव के बारे में, आपकी उपलब्धियों के बारे में। ऑल ऑफ द दीज, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आप सभी के बारे में बताता है ये, ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफी, यानी आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक काल्पनिक आत्मकथा नहीं है, बताएं। मतलब कि कौन एक प्रकार से काल्पनिक आत्मकथा इनमें से नहीं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी एक जो है फिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफी नहीं है। देखिए तो आप पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन ये है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये भी है, द लीस्ट जो है प्यूरिटन ये भी है, जबकि एक प्रकार से इमिनेंट विक्टोरियन ये एक प्रकार से नहीं है। ठीक है, इमिनेंट विक्टोरियन ये एक प्रकार से एक जो है फिक्शनल मतलब कि फिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफी नहीं है, यानी जिसको आप बोलते हैं काल्पनिक आत्मकथा ये नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, विच इज द टर्म यूज टू डिनोट इमेज मतलब कि इमेजरी रिलेट टू स्पीड, यानी आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रश्न क्या कह रहा है, गति से संबंधित इमेजरी को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी एक प्रकार से गति को से संबंधित जो इमेजरी होती है उसको दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो उसको एक प्रकार से बताइए किसका प्रयोग करते हैं उसमें भैया, उसमें एक प्रकार से हम प्रयोग करते हैं काइनेस्टिक एनर्जी का, किसका, काइनेस्थेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इसी को हिंदी में एक प्रकार से क्या बोलते हैं, गतिज बोलते हैं, काइनेस्थेटिक को एक प्रकार से गतिज बोलते हैं, इमेजरी को इमेजरी बोलते हैं, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, द प्योरिडिकल यस से फ्लोराइज्ड इन, यानी कि बताएं, प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक जो है जो आवधिक निबंध होता है, आवधिक निबंध को एक प्रकार से फ्लोराइज्ड एक प्रकार से मतलब पीरियडिकल ऐसे जो होता है इसको मतलब कि सामयिक निबंध या आवधिक निबंध बोलते हैं। इसका विकास हुआ, प्रश्न ये पूछा गया है, इसका विकास कब हुआ, चौथी शताब्दी में। तो इसका विकास हुआ है भैया कब, 18वीं शताब्दी में हुआ है, 10th सेंचुरी में हुआ है पीरियडिकल ऐसे का विकास। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन हैज बीन रिटन बाई, आपसे कह रहा है कि आत्मकथा एक प्रकार का लेखन है जो प्रस्तुत करता है, यानी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन हैज बीन रिटन बाई। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, एक मिनट, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि द ऑटोबायोग्राफी, यानी कि ऑटोबायोग्राफी कह रहा है कि एक अज्ञात भारतीय ऑफ एन अननोन इंडियन हैज बीन रिटन बाई, यानी इनमें से एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा जो है लिखी गई है। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, बताएं, तो ये किसके द्वारा लिखी गई भैया है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नीरेड सी चौधरी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका राइट आंसर होगा।
2024 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एन ऑटोबायोग्राफी इज अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट पेरेंट्स, यानी आपसे कह रहा है कि आत्मकथा एक प्रकार का लेखन है जो प्रस्तुत करता है प्रेजेंट, जो एक प्रकार से प्रेजेंट करता है। बताएं, एन ऑटोबायोग्राफी इज अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट जो है प्रेजेंट्स, बताएं किसको प्रेजेंट करता है? वो प्रेजेंट किसको करता है बेटा? वो प्रेजेंट करता है द बायोग्राफी ऑफ द नरेटर, यानी कि एक प्रकार से नरेटर के बायोग्राफी को प्रस्तुत करता है, यानी कथावाचक की जीवनी को प्रस्तुत करता है। ऑटोबायोग्राफी जो कथावाचक होता है, जो कह रहा होता है, उसी की स्वयं की रचना होती है। यह बात ध्यान रखेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, मैं पहले से आपको बता दूं, मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन एक प्रकार से टूटी फूटी शब्दावलियों में आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए भले के लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे। ऐसे में एक प्रकार से मैं आपके समक्ष आया कि मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था कर दूं ताकि आपका पेपर अच्छा चला जाए। ठीक है, नहीं आप कहते गुरुजी आपने पढ़ाया नहीं। मैं इंग्लिश के में एक प्रकार से बिल्कुल कमज़ोर रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एक प्रकार से जो है वो मैं आपको बताने का प्रयास जरूर करूँगा। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पाथोस इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स, यानी आपसे कह रहा है कि पैथोस या पाथोस एक ग्रीक शब्द है, ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड यानी वहां से आया है। ठीक है, ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या था? दैट मीन्स, इसका मतलब क्या था? ड्रामा, लाइफ या सफरिंग और एक्सपीरियंस या फिर जो है ए ड्रीम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सफरिंग और एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि दुख या अनुभव। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे महोदय, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि which term describes the struggle between opposing forces in a story। आपसे क्या कह रहा है? किस स्टोरी की बात कर रहा है? ये एक प्रकार से स्टोरी की बात कर रहा है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि कहानी में, किसी भी स्टोरी में, कहानी में जो विरोधी ताकतों के बीच जो संघर्ष होता है उसको कौन सा शब्द वर्णित करता है? यानी कि जब एक प्रकार से स्ट्रगल होता है, ठीक है, बिटवीन अपोजिंग फैक्टर मतलब कि फोर्सेस, यानी दो एक प्रकार से ताकतों के बीच में जब संघर्ष होता है तो उस शब्द को क्या कहते हैं? उस शब्द को सेटिंग कहते हैं, थीम कहते हैं, कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं या कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं? तो उस शब्द को बेटा क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो। कॉन्फ्लिक्ट माने होता है संघर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट पार्ट ऑफ अ स्टोरी शोन द इवेंट्स लीडिंग अप टू द क्लाइमैक्स, यानी आपसे कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ अ स्टोरी शोज द इवेंट लीडिंग अप टू द क्लाइमैक्स, यानी एक प्रकार से आपसे कह रहा है कहानी का कौन सा भाग चरम उत्कर्ष से पहले की घटनाओं को दिखाता है या दर्शाता है? बताएं, चरम उत्कर्ष जो दर्शाता है वो क्या है? तो कहानी का कौन सा भाग जो होता है एकदम से मेन फैक्टर दिखाता है, एकदम से चरमोत्कर्ष भाग दिखाता है, इवेंट लीडिंग एक प्रकार से, यानी एक प्रकार से कौन सा मतलब कौन सा कहानी का भाग चरमोत्कर्ष से पहले की घटनाओं को दिखाता है? वो क्या होता है? वो होता है आपका भैया राइजिंग एक्शन। क्या होता है? राइजिंग एक्शन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ अ स्टोरी, यानी कि एक प्रकार से जो संघर्ष मतलब कि एक प्रकार जो निष्कर्ष होता है कहानी का, वह क्या कहलाता है? कॉल्ड वेयर क्या कहलाता है? द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजोल्व्ड, यानी आपसे कह रहा है कि कहानी का वह निष्कर्ष क्या कहलाता है जहां संघर्ष का समाधान हो जाता है। तो जब संघर्ष का समाधान होता है उसी को क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला देखेंगे, प्रश्न आ चुका है। विच एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी अ शॉर्ट स्टोरी इन्वॉल्व्स द टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी ऑक्योर्स, यानी आपसे कह रहा है कि कहानी जो होती है, लघु कथा जो होती है, उसका कौन सा तत्व उस समय और स्थान से संबंधित होता है जहां कहानी घटित होती है? तो उसी को क्या बोलते हैं? सेटिंग बोलते हैं। ठीक है, सेटिंग मतलब वातावरण, यानी कि प्रकार से कहाँ पर कहानी घटित हुई है, कौन से प्लेस पर, कौन से टाइम में, उसी को कहानी का सेटिंग कहा जाता है। ये सब स्टोरी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट टर्म डिस्क्राइब द मैसेज और इंसाइट अबाउट लाइफ दैट अ स्टोरी कॉन्वेज, यानी आपसे कह रहा है साफ साफ क्या कह रहा है कि एक कहानी के द्वारा जीवन के बारे में दिए गए संदेश या अंतर्दृष्टि को किस शब्द से एक प्रकार से प्रस्तुत करते हैं? तो उसी को थीम बोलते हैं, यानी कहानी की जो एक प्रकार से जो उसके अंदर उद्देश्य या जो एक प्रकार से इंसाइट अबाउट लाइफ द स्टोरी कॉन्वेज, उसी को एक प्रकार से थीम बोला जाता है कहानी का। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा?
इसको बोलेंगे थीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, विच एलिमेंट इन्वॉल्व द पीपल, एनिमल्स और क्रिएटर्स इन अ स्टोरी। आपसे कह रहा है, प्रश्न प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कहानी में लोग यानी व्यक्ति जब एक प्रकार से विच एलिमेंट इन्वॉल्व्स द पीपल, एनिमल्स और जो है क्रिएटर्स इन अ स्टोरी, यानी कि कह रहा है कि कहानी में लोग, जानवर या प्राणी किस तत्व से जुड़े रहते हैं। तो सब करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये सब करेक्टर्स होते हैं, जैसे पीपल हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब करेक्टर में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन अ स्टोरी कॉल्ड। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कहानी में या किसी कहानी में घटनाओं के अनुक्रम जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लॉट, थीम, कॉन्फ्लिक्ट या सेटिंग, उसको क्या बोलते हैं बेटा। यानी आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी, यानी स्टोरी जो एक प्रकार से उसका जो एक क्रमबद्ध तरीके से चीजें होती है उसी को प्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व्स अ स्ट्रगल बिटवीन अ कैरेक्टर एंड एन एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी आपसे कहा जा रहा है कि किस प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, संघर्ष होते हैं, उसमें एक चरित्र और बाहरी शक्ति के बीच में संघर्ष होता है, तो उसको बोलते हैं बाह्य संघर्ष, यानी कि एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आ चुका है, विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्ट्रगल विद इन अ करेक्टर्स माइंड। यानी आपसे कह रहा है कि जो करेक्टर्स के माइंड में एक प्रकार से, प्रश्न क्या कह रहा है कि किस किस प्रकार का संघर्ष किसी पात्र के मन के भीतर का संघर्ष होता है, तो वह होता है भैया आंतरिक संघर्ष, जिसको आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज द टर्म फॉर द इवेंट दैट दैट फॉलो द क्लाइमैक्स एंड लीड टू द रिजोल्यूशन। यानी आपसे क्या कह रहा है कि किस मतलब कि चरमोत्कर्ष के बाद होने वाली घटनाएं, चरमोत्कर्ष के बाद होने वाली घटनाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग, अब के लिए क्या शब्द है, और समाधान की ओर जो ले जाए ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, उस शब्द को क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं फॉलोइंग एक्शन। क्या बोलते हैं, फॉलोइंग एक्शन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉइंट ऑफ व्यू इन्वॉल्व्स द नरेटर वेइंग अ कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। इसका राइट आंसर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है विच पॉइंट ऑफ व्यू इन्वॉल्व्स, यानी एक प्रकार से किस दृष्टिकोण में जो है इन्वॉल्व्स द नरेटर बेइंग अ करेक्टर इन द स्टोरी, यानी कि एक प्रकार से किस दृष्टिकोण से कथावाचक जो होता है, कहानी का एक पात्र होता है, कहानी का पात्र एक जो कहानी कहने वाला होता है वो स्वयं होता है एक प्रकार से। इसमें करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट पर्सन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू यूज ही, सी और दे एंड हैज ऑल नोइंग नरेटर। यानी आपसे कह रहा है महोदय, क्या कह रहा है कि किस दृष्टिकोण में वह यानी कि सी दोनों का मतलब वह होता है, ठीक है, और वे यानी कि दे, एंड हैज ऑल नोइंग नरेटर, यानी कि एक प्रकार से किस दृष्टिकोण में एक प्रकार से वह ये वे प्रयोग किया जाता है और इसका वर्णन करता सर्वज्ञ होता है, उसको एक प्रकार से क्या बोलते हैं, इसको थर्ड पर्सन और जो है ओमनी से मतलब कि ओमनीसिएंट बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी करते रहेगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं लगातार जुड़ा रहता हूँ, ठीक है। ओके, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बेटा, लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या एक प्रकार से आपको और सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त करना, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ की व्यवस्था है 9161936062, ठीक है। इंग्लिश की लगभग 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उन सभी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आपको एसएमएस करना अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके सब्जेक्ट नेम क्या क्या, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ जाएगा और ग्रुप के साथ साथ आपको सभी सब्जेक्ट के 3 मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट को करिकुलर सब्जेक्ट सभी की आपको एक प्रकार से तैयारी करवा दी जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के एक प्रकार से पीडीएफ आपके पास 2-3 सेंड कर दिए जाएंगे, लिखित का भी कुछ है उसको पेपर सेंड कर दिया जाएगा, तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। आसानी से आपका तैयारी हो जाएगी। बाकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी तो विदाउट हो जाएगी। इंग्लिश में लगभग 5 से 6 जो है आपको पीडीएफ 7 पीडीएफ मिल जाएंगे और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप मात्र 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्थाएं प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। चलें अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए महोदय, बात ध्यान रखेंगे, मैंने इसमें नोट डाउन नहीं किया है। बाकी सारे क्वेश्चंस कहीं कोई 2022 में, कोई 2024 में, कोई 2023 में, सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, द लास्ट लीव
स्टोरी जो है इज सेट इन, प्रश्न ये भी पूछा गया था। तो ये है एक प्रकार से ग्रीनविच विलेज से रिलेटेड है ये, ठीक है, वहीं से कहानी लिखी गई थी द लास्ट लीफ। ओके, प्रश्न अगला क्या पूछा गया, देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मतलब अगला क्वेश्चन आ चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ एक रचना है, द लास्ट लीफ पुस्तक है। किसकी पुस्तक है भैया द लास्ट लीफ? आप लोगों ने एक प्रकार से अगर ना जाना हो, द लास्ट लीफ जो है पुस्तक ओ हेनरी की है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसके अलावा द बेट नाम की रचना एंटोन चेकोव की आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। द डिमांट नेकली गाइडे मॉपासेंट की रचना संकलित है। इसके अलावा जो है और तमाम प्रकार के विद्वान हैं जिनकी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो द लास्ट लीफ रचना से प्रश्न पूछा गया, ओ हेनरी की रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन द लास्ट लीफ, यानी आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र द लास्ट लीफ में नहीं दिखाया गया है। इनमें से देखें तो इनमें सबसे पहली बात तो जो है यस यू ई यानी कि सुई दिखाया गया है। इसके अलावा माइक भी इसमें है, इसमें ब्राह्मण का एक प्रकार से वर्णन है, जबकि एक प्रकार से ब्रेथा का वर्णन इसमें नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यही पात्र इसमें नहीं दिखाया गया, बाकी तीनों पात्र दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, व्हाट वाज द मास्टरपीस ऑफ मिस्टर ब्राह्म जो है बहरमन इन द लास्ट लीफ, यानी आपसे कह रहा है कि जो द लास्ट लीफ रचना है उसमें श्री बेहरमन की उत्कृष्ट कृति क्या थी। तो श्री बेहरमन की जो उत्कृष्ट कृति थी, द लास्ट लीफ दैट बी पेंट्स ऑन द वॉल, यानी एक प्रकार से उनकी जो चित्रित पर दीवार पर चित्रित अंतिम जो पत्ता है वही एक प्रकार से उनकी पहली मतलब की इंपॉर्टेंट पुस्तक है, फेमस पुस्तक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द एक्चुअल नेम ऑफ ओ हेनरी, यानी कि ओ हेनरी जो एक लेखक हैं, लास्ट लीफ के लेखक हैं, उनका वास्तविक नाम क्या था। ओ हेनरी का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका एक प्रकार से वास्तविक नाम था विलियम सिडनी पोर्टर, ठीक है, पोर्टर, विलियम सिडनी पोर्टर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 2022 और 23 दोनों में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न पूछा गया भैया, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। मैथिल्डे मतलब मैथिल्ड्स इन द डायमंड नेकलेस वाज मैरिड टू, यानी आपसे कह रहा है कि जो है डायमंड नेकलेस में जो है मैथिल्डे शादीशुदा थी, किसमें बताएं। प्रश्न आपसे पूछा गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अलोयर, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेथिल्ड्स इन द डायमंड नेकलेस वाज मैरिज टू, उसमें ए लायर यानी ए लायर से, ठीक है। मतलब कि द डायमंड नेकलेस जो रचना है, द डायमंड नेकलेस में एक प्रकार से वाज मैरिज टू, यानी उसमें एक प्रकार से जो मैथिल्डे है वो एक प्रकार शादीशुदा थी, किससे, एक वकील से शादीशुदा थी। अगला क्वेश्चन 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन से फ्रॉम हुम डिड मैथिल्डा, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया है, मैथिल्डा जो है उसने हीरे का हार किससे उधार लिया था, यही प्रश्न है कि द डायमंड नेकलेस फ्रॉम हुम डिड मैथिल्डा ब्रो माने उधार लेना, द डायमंड नेकलेस इन द मतलब कि इन द डायमंड नेकलेस, यानी कि द डायमंड नेकलेस जो रचना है इसमें मैथिल्डा ने हीरे का हार किससे उधार लिया था। तो एक जो ज्वेलरी शॉप से है, एक ज्वेलरी शॉप से उसने हीरे का हार उधार लिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, हाउ मच डिड इट कॉस्ट मैथिल्डा, मतलब कि मैथिल्डा या मैथिल्डी, ठीक है, मैथिल्डा एक पात्र है, तो बताएं प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, जो है हाउ मच डिड इट कॉस्ट मैथिल्डे टू रिपे द प्राइस ऑफ द नेकलेस इन द डायमंड नेकलेस, यानी कि द डायमंड नेकलेस में हार की कीमत चुकाने के लिए मैथिल्डे को कितना खर्चा करना पड़ा था। तो उसको 36,000 जो है 36,000 एक प्रकार से लगभग मतलब कि 36 जो है 100 फ्रांसिस खर्च करना पड़ा था, यानी लगभग मान चलिए मतलब कि फ्रैंक में जो पैसा होता है वो, ठीक है, 36,000 रुपये वहाँ का फ्रांस का खर्च करना पड़ा था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हाउ मच टाइम डिड इट टेक जो है मैथिल्डे टू रीपे ऑल द लोन्स द ब्रोविंग इन द डायमंड नेकलेस, यानी आपसे कह रहा है कि
द डायमंड नेकलेस पुस्तक में या रचना में मैथिल्डे को सभी ऋण और उधार चुकाने में कितना समय लगा था? लगभग 10 साल का समय उसको लगा था, 10 ईयर्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हु वाज जो है मतलब कि इम्प्रेसोनेड मतलब कि इम्प्रेस्ड, हु वाज इम्प्रेस्ड। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि हु वाज जो है इम्प्रेस्ड मतलब कि इम्प्रेसोनेड ऑन हिज ओन विल द वेट, यानी आपसे कह रहा है कि द वेट में किसने लिखा। ये एक मिनट, प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया भैया, प्रश्न पूछा गया कि हु वाज सॉरी हाँ, हु वाज इम्प्रेशनेड ऑन हिज ओन विल इन द वेट। द वेट एक रचना है, द वेट में किसने अपनी इच्छा से कैद किया गया था, मतलब किसको उसकी इच्छा से अपनी इच्छा से कैद किया गया था? तो था द लॉयर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है व्हाट वाज द ट्रेन, प्रश्न क्या है, व्हाट वाज द टर्म ऑफ इम्प्रिसोने इन इम्प्रिसमेंट इन द वेट, यानी आपसे कह रहा है कि द वेट जो रचना है इसमें जो कारावास थी इसकी अवधि जो थी कितनी थी? तो इसमें जो कारावास की अवधि थी बेटा वो थी 15 साल, 15 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है इन द वेट हु राइटर दैट वाइन एक्सिस्ट डिजायर, यानी कि द वेट में किसने लिखा है कि शराब की इच्छाओं को, यानी कि वाइन मतलब कि एक्साइटीज डिजायर एंड डिजायर्स आर चीफ फूज ऑफ अ प्रिसोनर बिसीड्स नथिंग इज मोर बोरिंग देन टू ड्रिंक गुड वाइन एलोन, यानी आपसे कह रहा है कि द बेट रचना में किसने लिखा कि शराब इच्छाओं को उत्तेजित करती है और इच्छाएं कैदी की मुख्य दुश्मन होती हैं। इसके अलावा अकेले अच्छी शराब पीने से ज़्यादा उबाऊ कुछ नहीं होता है। जब एक अच्छी शराब हो और अकेले पीना हो तो सबसे उबाऊ काम वही होता है। ठीक है, जब 4-5 लोगों के साथ शराब पियो तो उसका मज़ा ही अलग होता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो अकेले अच्छी शराब पीने में ज़्यादा उबाऊ कुछ एक प्रकार से मतलब कि कुछ नहीं होता है। अगर आप अच्छी शराब अकेले पी रहे हैं तो उससे ज़्यादा बेकार कोई चीज़ नहीं होता है। द बेट में ऐसा किसने कहा था? द बेट में ऐसा किसने कहा था भैया? इसने किसने कहा था? द गेस्ट इन द पार्टी, यानी कि एक प्रकार से जो पार्टी में मेहमान आए हुए थे उन पार्टी के मेहमान ने ऐसा कहा कि भाई अगर अकेले शराब पीनी कितनी अच्छी शराब हो उससे उबाऊपन कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इन द वेट इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिसनमेंट व्हाट डिड द प्रिसोनर डू, यानी कि आपसे कह रहा है कि द बेट में कारागास यानी कि जो है इम्प्रिसनमेंट मतलब होता है कारागास। तो द बेट में कारागास के पहले मतलब के अपने पहले वर्ष में कैदी ने क्या किया? तो उसमें अपने पहले वर्ष कैदी ने क्या किया था? उसने एक प्रकार से जो है स्टडीज़ लैंग्वेज यानी भाषा दर्शन के बारे में जाना, फिलोसॉफी यानी दर्शन के बारे में जाना, भाषा को सीखा एंड हिस्ट्री यानी कि उसने इतिहास पढ़ा, यानी कि मतलब कि उसमें रह करके उसने क्या किया? भाषा दर्शन और इतिहास का अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हुज स्टोन इमेज वाज दियर इन द टेम्पल इन अंडर द बनियान ट्री। बनियान माने होता है बरगद का पेड़, ठीक है। तो अंडर द बनियान ट्री एक रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, प्रश्न आपसे कह रहा है कि हुज स्टोन इमेज वाज द दियर इन द टेम्पल इन अंडर द बनियान ट्री, यानी आपसे कह रहा है कि जो है अंडर द बनियान ट्री रचना में मंदिर में किसकी मूर्ति मतलब मंदिर में किसकी पत्थर की मूर्ति थी? बरगद के पेड़ के नीचे जो मंदिर था उसमें एक प्रकार से किसकी मूर्ति थी भैया? उसमें गॉडेस शक्ति की मूर्ति थी, यानी कि देवी शक्ति की मूर्ति थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, हु इज इन द रोल ऑफ द स्टोरी टेलर इन अंडर द बनियान ट्री। आपसे कह रहा है कि अंडर द बनियान ट्री में कहानीकार की भूमिका में कौन है? ठीक है, कहानीकार की भूमिका में कौन है भैया? बताएं, अंडर द बनियान ट्री रचना में कहानीकार की भूमिका में कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। तो बिल्कुल कौन है भाई? नाम्बी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, नाम्बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न की हु इरेक्ट्स, प्रश्न क्या है? हु इरेक्ट्स अ मेटल स्टेट्यू फॉर द
काऊ इन द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स नाम की रचना में गाय की धातु की मूर्ति कौन स्थापित करता है? तो कौन स्थापित करता है भैया उसमें? वो करता है सेठ जमुनालाल द्वारकचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, द फर्स्ट नोबल रिटन बाय आर के नारायण, यानी आर के नारायण की पहली रचना या पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो उनका पहला उपन्यास है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, प्रश्न द नेम ऑफ द विलेज इन अंडर द बनियान ट्री इज, यानी एक प्रकार से बताएं, प्रश्न आपसे कह रहा है कि द अंडर द बनियान ट्री जो रचना है वह एक प्रकार से मतलब उसमें जो गांव है उस गांव का क्या नाम है? तो उस गांव का क्या नाम है? सोमल नाम के गांव में ये स्टोरी चलती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इन अंडर द बनियान ट्री विलेजर्स गैदर्ड टुगेदर इन द इवनिंग ऑन, यानी आपसे कह रहा है कि जो है प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इन द मतलब कि इन द अंडर बनियान ट्री, यानी मतलब कि अंदर द बनियान ट्री, इन अंडर द बनियान ट्री, यानी कि उस रचना में, ठीक है, ग्रामीण को मतलब कि जो बरगद के पेड़ के नीचे में जो मतलब कि जो बरगद के पेड़ के नीचे अंडर द बनियान ट्री रचना है उसमें ग्रामीण जो होते थे शाम को एकत्रित हुए, किस शाम को एकत्रित हुए थे? वो फ्राइडे को एकत्रित हुए थे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बरगद के पेड़ के नीचे एकत्रित हुए थे, मतलब उसमें शाम मीटिंग में, ठीक है, ग्रामीण लोग। अगला क्वेश्चन है, द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स, द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स, द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स में जो है गौरी बिकम्स अ सिंबल ऑफ, यानी गौरी किसका प्रतीक बन गया या गौरी किसका प्रतीक बन जाती है? तो वो शांति और ताकत की प्रतीक बन जाती है, पीस एंड स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, द कैट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया, द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स एंड ऑन द गंगा घाट आर द वर्क ऑफ, यानी आपसे कह रहा है कि द कैंट एंड शेक्सपियर, द कैंट एंड शेक्सपियर अ टेल ऑफ इंडिया, द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स ऑन द गंगा घाट, ये निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? ये रचनाएं किसकी हैं बताएं? ये सारी रचनाएं किसकी हैं? द कैट एंड शेक्सपियर, अ टेल ऑफ इंडिया, द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स एंड ऑन द गंगा घाट, ये सब रचनाएं किसकी हैं? ये सब रचनाएं किसकी भैया? ये सारी रचनाएं किसकी हैं? बिल्कुल राइट आंसर आपका राजा राव की रचनाएं, किसकी रचनाएं हैं? राजा राव की रचनाएं हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आर के नारायण गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड, आर के नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1960 में मिला, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टोरी द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड गौरी मेक हर विजिट टू द मास्टर, यानी कि कहानी बैरिकेड्स की गाय में या बैरिकेड्स मतलब की जो कहानी है द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स, यानी एक प्रकार से इस कहानी में गौरी सप्ताह के किस दिन अपने घर जाती थी? तो मंगलवार को अपने घर जाया करती थी गौरी, ट्यूसडे को, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, विच स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज एडॉप्टेड बाय फ्रांसिस बेकन, यानी कि फ्रांसिस बेकन ने किस लेखन शैली को अपनाया था? तो उन्होंने एक प्रकार से कौन सी जो है अपोरिस्टिक शैली का प्रयोग किया था उन्होंने, यानी कि जो काम उत्तेजक शैली होती है उसके बारे में लिखा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू बेकन मतलब कि हिस्टोरीज मेक मैन, यानी कि अकॉर्डिंग टू बेकन हिस्टोरीज मेक मैन, यानी आपसे कह रहा है कि बेकन के अनुसार इतिहास मनुष्य को बनाता है, इतिहास मनुष्य को एक प्रकार से कैसा बनाता है? विस बनाता है, वाइज बनाता है, यानी कि बुद्धिमान बनाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इतिहास व्यक्तियों को क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। अगला प्रश्न, टू बेकन टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इन, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? बेकन के अनुसार, प्रश्न बेकन के अनुसार पढ़ाई में बहुत अधिक समय व्यतीत करना, पढ़ाई में अधिक समय व्यतीत करना जो होता है वह एक प्रकार से क्या करता है? बेकन के अनुसार जो मतलब कि जो पढ़ाई में बहुत अधिक समय व्यतीत करता है मतलब कि वो एक प्रकार से स्लो था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बेकन हु जो है कंडेम्स स्टडीज, यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि बेकन के अनुसार जो अध्ययन की मतलब कि जो एक प्रकार से प्रश्न क्या है, बेकन के अनुसार जो अध्ययन की निंदा करता है वो एक प्रकार से बहुत चालाक आदमी होता है, यानी कि वो क्राफ्टी मैन होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है द सिलेंडर वाइन ट्विस्ट अराउंड द स्टडी oak for no other reason in the world but because it has not strength sufficient to support itself. These lines are from the essay। यानी आपसे क्या कह रहा है कि पतली बेल मजबूत ओक के चारों ओर किसी और कारण से नहीं बल्कि इसलिए घूमती है क्योंकि उसके पास खुद को सहारा देने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं, इस वजह से वो घूमती रहती है। यह पंक्तियां किसने कही है? यह पंक्तियां एक प्रकार से किस में कही गई हैं? और नेशनल जो है प्यूरिटाइज में कही गई हैं पंक्तियां। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, यानी कि ये पंक्तियां कहाँ पर लिखी हैं? तो ये इस रचना में लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, इन विच सेंचुरी डिड ओलिवर गोल्डस्मिथ लाइव्स एंड राइट। यानी आपसे कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि इन विच सेंचुरी डिड ओलिवर गोल्डस्मिथ लाइव एंड राइट। यानी आपसे कह रहा है कि ओलिवर गोल्डस्मिथ किस सदी में रहते थे और किस सदी में लिखते थे, यानी एक प्रकार से किस सदी संबंधित है वो 18th सेंचुरी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इन ऑफ स्टडीज अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट मेक्स अस एबल टू जो है कॉन्टेंट। यानी कि आपसे कह रहा है कि अध्ययन के विषय में बेकन के अनुसार क्या हमें संघर्ष करने में सक्षम बनाता है? तो हमको तर्क और बना लॉजिक एंड मतलब कि रेटोरिक, लॉजिक एंड रिहेटोरिक जो होता है, यानी कि एक प्रकार से जो हम तर्क देते हैं, जो बयानबाजी करते हैं, या हमको एक प्रकार से क्या बनाता है? एबल टू, एक प्रकार से कनेक्टेड, यानी हमको एक प्रकार से अध्ययन के विषय में हमको एक प्रकार से बहुत सक्षम बनाता है किसी भी तर्क वगैरह करने के लिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आ चुका भैया, इन द यस से प्रश्न क्या है आपसे? इन द यस से प्रश्न कह रहा है कि इन द यस से ऑफ स्टडीज, यानी बेकन्स की रचना है ऑफ स्टडीज फ्रांसिस बेकन की, मेंशन दैट स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर डैश। यानी आपसे कह रहा है कि निबंध मतलब कि अध्ययन के बारे में, या जो एक प्रकार से ऑफ स्टडीज जो रचना है इन द यस से, इस निबंध में, ठीक है, निबंध जो है ऑफ स्टडीज में बेकन ने मतलब कि बेकन ने उल्लेख किया है कि अध्ययन आनंद के लिए और श्रृंगार के लिए क्या होता है, यानी कि अध्ययन जो होता है वह स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर, यानी कि अध्ययन जो होता है वो एक प्रकार से मतलब कि अध्ययन आनंद के लिए, श्रृंगार के लिए और किसके लिए होता है? तो और क्षमता विकसित करने के लिए होता है, इस एबिलिटी के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी पर फॉर एबिलिटी, यानी कि एबिलिटी जो होगी यहाँ पर भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इन द यसे ऑफ स्टडीज हाउ इज द टर्म, कौन सा टर्म है भैया? टर्म है आपका सिमनी सेक्टर्स ट्रांसलेट। यानी आपसे कह रहा है कि निबंध जो निबंध है आपका, क्या नाम है, ऑफ स्टडीज, इसमें शब्द सिमनी सेक्टर्स का अनुवाद कैसे किया गया है? इसमें एक प्रकार से उसका अनुवाद जो है मतलब कि बॉल स्प्लिटर्स के रूप में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हियर स्प्लिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नोवम ऑर्गनम एंड द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग आर बुक बाई। यानी इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तकें किसकी हैं? ये सब पुस्तकें किसकी हैं? नब की ये पुस्तक कौन सी? नोवम ऑर्गेनम एंड द अचीवमेंट ऑफ लर्निंग, ये दो पुस्तकें किसकी हैं? ये दोनों पुस्तकें फ्रांसिस बेकन की हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी एसेज डिड द फाइनल वैल्यूम ऑफ बेकन्स एसे कॉन्टेन। यानी आपसे कह रहा है कि बेकन के निबंधों के अंतिम खंड में कितने निबंध शामिल थे? तो बेकन के अंतिम निबंधों में जो निबंध शामिल थे भैया, लगभग 58 निबंध शामिल थे। 58 निबंधों की एक प्रकार से उनकी रचना प्रकाशित हुई है, ठीक है, यह बात आप ध्यान। और नेशनल मतलब कि प्रीड्यूसाइज्ड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर। यानी प्रश्न पूछा गया 2024 में कि जो ऑन नेशनल प्रीजुडाइज जो रचना है कब प्रकाशित हुई थी? पहली बार 1960 में प्रकाशित हुई थी, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है,
फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भैया। चले, प्रश्न अभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है, हाउ डज टैगोर व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनलिज्म एंड ह्यूमैनिटी। यानी आपसे वो कह रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात हो रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद और मानवता के बीच जो संबंध होता है उसको किस प्रकार ये देखते हैं। टैगोर जी राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म एंड ह्यूमैनिटी यानी कि राष्ट्रवाद और जो है मानवता को राष्ट्रवाद और मानवता के बीच में क्या संबंध होता है, किस रूप में उसको देखते हैं। तो वो प्रकार से उसको किस तरीके से देखते हैं, वो डिटरमिनेंटल तरीके से उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंटल तरीके से देखते हैं उसको। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रवाद और जो मानवता होता है ये एक दूसरे के मतलब कि एक प्रकार से इनके बीच जो संबंध होते हैं उसको हानिकारक रूप से देखते हैं। इसका मतलब एक प्रकार से हानिकारक भी होता है हिंदी में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू टैगोर व्हाट डज नेशनलिज्म टू मतलब कि डू टू द इंडिविजुअल। यानी वो कह रहे हैं कि टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद व्यक्ति के लिए क्या करता है। तो टैगोर के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रवाद होता है वो व्यक्ति के लिए क्या करता है, वो व्यक्ति के लिए जो है सब्जेक्ट्स करता है, यानी कि वह एक प्रकार से इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज टैगोर एम्फसाइज एज इसेंशियल फॉर वुमेन प्रोग्रेस। यानी आपसे कह रहा है कि टैगोर निम्नलिखित में से किस पर मानव प्रगति के लिए आवश्यक मानते हैं, मतलब कि किस प्रगति के लिए, मानव प्रगति के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। तो मानव प्रगति के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एक प्रकार से वो मानते हैं कि भाई जरूरी होना चाहिए व्यक्तियों की प्रगति के लिए। टैगोर क्या मानते हैं, टैगोर जो है वो एक प्रकार से मानव प्रगति के लिए आवश्यक मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क। यानी रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उनकी रचना थी गीतांजलि, उसके लिए उनको मिला था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इज। यानी रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो कब मिला था। तो इनको नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था भैया, 1913 में मिला था, उसी गीतांजलि रचना पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका भैया, प्रश्न क्या आ चुका, काबुली वाला इज आ वेल नोन अबाउट स्टोरी बाई। अबाउट स्टोरी बाई यानी आपसे कह रहा है कि काबुली वाला जो है एक कहानी है, एक प्रसिद्ध कहानी है, ये किसकी कहानी है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है काबुली वाला। ठीक है, किसकी रचना है, काबुली वाला, रविंद्रनाथ टैगोर की। 2024 में प्रश्न पूछा गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वर्जीनिया वुल्फ वाज बॉर्न इन। वर्जीनिया वुल्फ जो थी इनका जन्म हुआ था। वर्जीनिया वुल्फ का जन्म कब हुआ था, वर्जीनिया वुल्फ का जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है, प्रश्न आ चुका है भैया, प्रश्न की प्रोफेशन फॉर वुमेन, प्रोफेसर फॉर वुमेन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। यानी कि ये रचना है प्रोफेसर मतलब प्रोफेशन फॉर वुमेन, ये पहली बार कब प्रकाशित हुई। तो ये पहली बार एक प्रकार से किस में प्रकाशित हुई थी बताएं। तो ये पहली बार प्रकाशित किस में हुई, तो ये एक प्रकार से रचना जो प्रकाशित हुई थी द डेथ ऑफ द मौत एंड जो है अदर एसेस के रूप में प्रकाशित हुई थी इस शीर्षक से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विच राइटर हैज बीन लॉजिकली प्रश्न क्या है आपका, विच राइटर हैज बीन लॉजिकली क्रिटिसाइज्ड बाय डॉक्टर कलाम इन द इन हिज एसे। इनका एसे क्या था,
जो है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिका। पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिका जो एक प्रकार से रचना है, डॉक्टर कलाम ने अपने विस्तृत निबंध पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिका में किस लेखक की तार्किक आलोचना करी? Which writer has been logically criticized by Dr. Kalam in his essay? उन्होंने अपने एस्से में, कौन से एस्से उनका भैया? उनका एस्से का नाम है जो है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिका। इस निबंध में उन्होंने, डॉक्टर कलाम ने किस लेखक की तार्किक आलोचना करी इनमें से? तो तार्किक आलोचना किसकी करी है? डॉक्टर अमर्त्य सेन की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द यस से कौन सी रचना है? द यस से पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन हैज बीन टॉकन फ्रॉम द बुक। यानी आपसे कह रहा है डॉक्टर जो कलाम है, इनकी रचना है ये सब, तो ये बताएं कि ये एक प्रकार जो इनकी रचना है, ये एक प्रकार से किस पुस्तक से लिया गया है? ये दोनों एक प्रकार से किस पुस्तक से लिए गई हैं रचनाएं ये दोनों? यस से तो ये जो है रचना मतलब कि इग्नाइटेड माइंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्स्ट प्रोफेशंस फॉर वुमेन इज अ टेक्स्ट, यानी कि महिलाओं के लिए व्यवसाय जो है, द टेक्स्ट प्रोफेशन फॉर वुमेन इज अ टेक्स्ट, यानी कि एक कहाँ से लिया गया है इसको? तो ये एक प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नारीवादी विचारकों से लिया गया है। ठीक है, द प्रोफेशन फॉर वुमेन इज अ फेमिनिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? फेमिनिस्ट भरा जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है महोदय, प्रश्न क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका है, इन प्रोफेशंस फॉर वुमेन द एंगल इन द हाउस रिफर्स टू। यानी आपसे कह रहा है कि जो एक प्रकार से रचना है, ये जो महिलाओं के लिए एक प्रकार से, यानी कि प्रोफेशंस फॉर वुमेन जो रचना है महिलाओं के लिए पेशे, इस रचना में घर में देवदूत संदर्भित है। इस घर में एक प्रकार से मतलब कि प्रश्न क्या है कि इन प्रोफेशंस फॉर वुमेन द एंजल इन द हाउस रिफर टू अ वर्किंग क्लास वुमेन। अब वर्किंग क्लास वुमेन इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, द यस से पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स ओपन विथ, यानी कि रचना कह रही कि मतलब कि जो एक प्रकार से ये मतलब पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स जो रचना है, इस निबंध की शुरुआत जो हुई है वो एक प्रकार से किसके साथ हुई है? तो अ क्वेश्चन फॉर विवेकानंद के एक उदाहरण से एक प्रकार से ये शुरू हुआ है, मतलब अ कोटेशन फॉर विवेकानंद के कथन से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, फैनी बर्नी अफ्रा बेहू एंड अफ्रा बेहन। प्रश्न, फैनी बर्नी अफ्रा बेहन एंड हैरियट मॉर्थिन्यू हैव बीन मेंशन्ड इन द एस्से। यानी आपसे कह रहा है फैनी बर्नी अफ्रा बेहन्यू और हेरियट मतलब कि मार्टिनेस, इन सभी का उल्लेख किस निबंध में किया गया है? तो इन सभी का उल्लेख जो है प्रोफेशंस फॉर वुमेन में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फॉर ग्रेट मैन रिलीजियस अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, स्मॉल पीपल मेक रिलीजियस अ फाइटिंग टूल, दिस कोट हैज बीन टेकन फ्रॉम द एस्से। यानी आपसे कह रहा है महान लोगों के लिए धर्म मित्र बनाने का एक तरीका है, छोटे लोगों के लिए धर्म को लड़ाई का हथियार बना लेते हैं। यह उदाहरण निबंध मतलब किस निबंध से लिया गया है? द फॉर ग्रेट मैन रिलीजियस इज वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, यानी कि एक प्रकार से जो महान लोग होते हैं उनके लिए धर्म मित्र बनाने का एक तरीका है।
लेकिन स्मॉल पीपल मेक्स रिलीजियस अ फाइटिंग टूल, यानी एक प्रकार जो छोटे लोग हैं उनको धर्म लड़ाई का एक हथियार बना लेते हैं धर्म को, ठीक है। बड़े लोग धर्म को लेकर के नहीं लड़ते हैं, ठीक है, आप देखते होंगे छोटे लोग ही धर्म को लेकर के लड़ते हैं। यह रचना जो है एक प्रकार मतलब यह जो कोटेशन है या जो कथन है एक प्रकार से रचना है पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, इसी पुस्तक में लिखा गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है प्रश्न, द होम एंड द वर्ल्ड इज द नोबेल बाई। प्रश्न आपसे कह रहा है जो एक प्रकार से रचना है द होम एंड द वर्ल्ड, ये नोबेल एक प्रकार से किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे वर्जीनिया वुल्फ वाज बोर्न इन। वर्जीनिया वुल्फ जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1882 में हुआ था, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है द टेक्स्ट प्रिफेंशन मतलब कि प्रोफेशंस फॉर वुमेन, मतलब कि पेरेंट्स वुल्फ व्यू द वुमेन हैव टू, यानी कि एक प्रकार से प्रश्न कह रहा कि जो ये रचना है प्रोफेशंस फॉर वुमेन, ये रचना जो है एक प्रकार से इसमें वर्जीनिया वुल्फ के विचार को प्रस्तुत करती हैं, महिलाओं के विचार को, किस प्रकार की महिलाओं के विचार को, तो वो एक प्रकार से किस विचार के संघर्ष मतलब कि इंगेज इन अ डीडली कॉन्टेस्ट इन दियर स्ट्रगल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी वो एक प्रकार से संघर्ष को एक घातक प्रतियोगिता में शामिल हो, मतलब कि उन्होंने एक प्रकार से आर्थिक समानता और सामाजिक समानता पर बल देने के लिए काम किया है, ठीक है। किसने, वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी पुस्तक में उन्होंने एक प्रकार से इसी को मतलब कि प्रेजेंट किया है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। आप लोगों के लगातार कमेंट्स थे तभी मैंने एक प्रकार से वीडियो लाई है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है द लोजियल इन द डायमंड नेकलेस इज अ क्लर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ। एक मिनट प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न है कि the Rosial couple in the diamond necklace paid off their डेप्थ इन, यानी आपसे कह रहा है, आपसे प्रश्न कह रहा है कि द डायमंड नेकलेस जो रचना है इसमें लोलसेल दंपति ने अपना कर्ज चुकाया, तो लोलसेल दंपति ने अपना कर्ज चुकाया था 10 साल के अंदर, ठीक है, 10 ईयर्स। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्टोरी द बेट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द कंसाइनमेंट विल एंड द ईयर, यानी आपसे कह रहा है इन द स्टोरी द बेट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट एंड द कॉन्फिडेंट विल एंड द ईयर, इन द ईयर तो 1885 1900 मतलब कि ये 1885 होगा। इसका मतलब ये है कि कहानी द बेट में समझौते के अनुसार कारावास इस वर्ष समाप्त हो जाएगा, किस वर्ष, 1885 में कारावास समाप्त हो जाएगा, ये बात करी गई थी। अगला प्रश्न, ओ हेनरी इज अ राइटर फ्रॉम, यानी प्रश्न कह रहा है कि ओ हेनरी जो हैं, ओ हेनरी एक लेखक हैं, कहाँ के लेखक हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के लेखक कौन है, ओ हेनरी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, द लास्ट लीफ पुस्तक ओ हेनरी की ही पुस्तक है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, द लीफ ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ रिफर टू अ लीफ ऑन, यानी आपसे कह रहा है द लीफ इन द स्टोरी, यानी कि जो एक प्रकार से कहानी है, ठीक है, द लीफ इन द स्टोरी द लास्ट लीफ रिफर्स टू अ लीफ ऑन, यानी आपसे कह रहा है कहानी द लास्ट लीफ में पत्ती का संदर्भ जो है एक पत्ते से है, एक प्रकार से बताएं, जो लीफ है उसका संबंध एक लीफ से है, ऐसा एक प्रकार से ये किस में, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया आपका आईवी वाइन, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पेंट्स, प्रश्न क्या रहा है, कह रहा है कि हु पेंट्स द लीफ आउटसाइड द हॉस्पिटल विंडो इन द स्टोरी द लास्ट लीफ, यानी कि कहानी द लास्ट लीफ में अस्पताल की खिड़की के बाहर पत्ते की जो पेंटिंग है उसको किसने बनाई थी,
तो द लास्ट लीफ कहानी में अस्पताल की खिड़की के बाहर जो पत्ते की पेंटिंग है उसको बनाई थी किसने? बेहरमैन ने बनाई थी। किसने बनाई थी? बेहरमैन ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी पढ़ेंगे तो आपको पूरा प्रश्न का उत्तर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से एंटोन चेकोव इन मतलब इज अ वेल नोन डैश स्टोरी मतलब डैश डैश शॉर्ट स्टोरी रिटन द प्ले राइट। यानी आपसे कह रहा है कि एंटोन चेकोव एक प्रसिद्ध लेखक हैं, लघु कथा लेखक भी हैं और नाटककार भी हैं। किस कहाँ के? फ्रेंच के, जर्मन के, इंग्लिश के या रसियन? तो एक प्रकार से ये रसियन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रसियन। एंटोन चेकोव इज अ वेल नोन रशियन शॉर्ट स्टोरी रिटन एंड जो है प्ले राइट, यानी एक प्ले राइट मैंने होता नाटककार। ठीक है, और इसके अलावा स्टोरी राइटर मतलब वो क्या होता है? उन्होंने एक प्रकार से कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, तो कहानीकार हैं, नाटककार हैं एंटोन चेकोव। ठीक है, और प्रसिद्ध लेखक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्टोरी द वेट हु सेटेड टू लाइव एनी हाउ इज बेटर देन नॉट अटेला मतलब कि नॉट एट ऑल। आपसे प्रश्न कह रहा है कि इन द स्टोरी द वेट हु स्टेटस टू लाइव एनी हाउ इज बेटर देन नॉट एट ऑल। किसने कहा? यानी कहानी द वेट में कौन कहता है किसी भी तरह जीना बिल्कुल ना जीने से बेहतर होता है? यानी एक प्रकार से किसी भी तरह से जीना ना जीने से बेहतर होता है, यानी कि आप जिंदा रहो वो ज़्यादा बेटर है, मर जाने से अच्छा है किसी भी तरह जिंदा रहो। ये बात किसने कहा? इसमें से बात किसने कही थी? द वेट में कौन कहता है कि किसी भी तरह जीना बिल्कुल ना जीने से बेहतर है? ये एक प्रकार से द लॉयर कहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द सेटिंग ग्रीनविच विलेज इन द लास्ट लीफ हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज, यानी आपसे कह रहा है कि द लास्ट लीफ रचना में जो है ग्रीनविच गांव का वर्णन किया गया है। बताएं, विलक्षण वर्णन है एक मतलब कि क्वाइंट वर्णन है या फिर जो है विजेर वर्णन है या पीसफुल है या एक प्रकार से कुछ अलग है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीसफुल वर्णन किया गया है, यानी कि द सेटिंग ग्रीनविच विलेज इन द लास्ट लीफ हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज पीसफुल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है अपार्ट फ्रॉम बेइंग अ स्टोरी राइटर, apart from being a story writer and a novelist who is also a well known dramatist, यानी आपसे कह रहा है कि प्रश्न क्या कह रहा है? कहानीकार और उपन्यासकार होने के अलावा कौन एक प्रसिद्ध नाटककार भी थे? यानी अपार्ट फॉर being a story writer and a novelist who is the also a well known ड्रामेटिस्ट, यानी कि 2024 में प्रश्न पूछा गया है कि कहानीकार और उपन्यासकार के अलावा एक प्रसिद्ध नाटककार भी थे, इनमें से कौन? एंटोन चेकोव, बाबनी भट्टाचार्य, मुल्कराज आनंद या ओ हेनरी? बताएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोन चेकोव जो थे। एंटोन चेकोव ये एक प्रकार से क्या थे? यह एक उपन्यासकार भी थे, यानी कि एक नॉवेलिस्ट भी थे अच्छे खासे। इसके अलावा नॉवेलिस्ट के साथ साथ स्टोरी राइटर भी थे ये। ठीक है, और इसके अलावा ये भी एक प्रकार से ड्रामेटिस्ट भी थे, नाटककार भी थे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगेंगे? बी ऑप्शन जो है एंटोन चेकोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इन प्रश्न क्या है? इन द लास्ट लीफ वाज व्हाट वाज मतलब कि बहरमन्स ड्रीम, यानी आपसे कह रहा है कि द लास्ट लीफ में बेहरमैन का सपना क्या था? बेहरमैन का क्या सपना था? बेहरमैन का सपना था टू पॉइंट अ मास्टरपीस। टू पॉइंट अ मास्टरपीस यानी वह एक प्रकार से एक उत्कृष्ट चित्र जो है रचने के लिए एक प्रकार से हमेशा उसका जो है सपना था कि एक अच्छा चित्रित वह एक प्रकार से बनाए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने सी लगाया उनका बिल्कुल यानी कि द पेंट आ मास्टरपीस, यानी कि उसका जो चित्रकारी है एक उत्कृष्ट चित्रकारी के लिए एक प्रकार से सपना देख रहा था कि अच्छे तरीके से करे ताकि लोग एक प्रकार से उसको उसका एक प्रकार से मतलब कि वो दें, प्रॉफिट दें। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले जान लीजिए कि इससे पहले
कल की जो क्लास हुई थी हिंदी की, उसमें हमने पेपर 1 मतलब कि जो हिंदी का जो एक प्रकार से हिंदी साहित्य है आपका, हिंदी काव्य, उसमें एक प्रकार से मैंने पूरी व्याख्या महत्वपूर्ण व्याख्याओं को पूरा विस्तार से आपको समझा दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला हिंदी में व्याख्या से, तो आप उसको देख लीजिएगा हिंदी वाला। और आज की वीडियो आपने देखा, तो इन सभी का जो पीडीएफ वगैरह है वो सब प्राप्त करने के लिए आप हमारे पास एसएमएस कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं 9161, ठीक है, 93 60 62 पर आप एसएमएस करेंगे, आपके लिए एक प्रकार से पीडीएफ व्यवस्था कर दी जाएगी। सभी विश्वविद्यालयों के एक प्रकार मतलब कि सभी यूनिवर्सिटीज़ का अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपना नाम और अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख कर के भेज दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट की तैयारी होती है मात्र 100 रुपीज़ में। ये बात ध्यान रखेंगे, व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, वहाँ पर ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा आपको, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।